जन जन की आवाज, क्या था कल और क्या है आज। इस खास कार्यक्रम में हमारे बीच पहुंचे आप सभी मेहमानों का तहे दिल से जन दरबार न्यूज की पूरी परिवार स्वागत करता है, आप सभी का अभिनंदन करता है। हमारे बीच आज के खास कार्यक्रम में जो शामिल होने जा रहे हैं, मैं उनको ससम्मान इस मंच पर आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपने स्थान ग्रहण करें। जैसे कि कांग्रेस की ओर से हमारे बीच जो सम्मिलित होने जा रहे हैं, सफी अहमद जी, तुतेन्द्र मिश्रा जी, दानिश रफीक जी और आदित्य भगत जी। मैं आप सब मेहमानों का छत्तीसगढ़ महतारी की और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम का हम आगाज करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। एक बार मैं आप सभी से चाहता हूँ कि एक बार जन दरबार न्यूज के लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने अपने 3 साल पूरे किए हैं और आप सभी के लिए अपनी सेवा दे रहे हैं और आप सभी का प्यार जन दरबार न्यूज को लगातार मिल रहा है। अब मैं आगे के पूरे कार्यक्रम को संचालित करने के लिए डॉक्टर नेहा शुक्ला जी को अब माइक देता हूं और आगे का पूरा कार्यक्रम वो संचालित करें। और हमारे बीच नीतीश तांबेकर जी और प्रमोद चौधरी जी भी आ चुके हैं कांग्रेस से। मैं इनको सम्मान मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना स्थान ग्रहण करें। और मैं इस कार्यक्रम के आयोजक और इस कार्यक्रम को रूपरेखा देने वाले और लगातार आप सभी, मैं हूं डॉक्टर नेहा शुक्ला और जन दरबार चैनल की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जन दरबार चैनल विगत 3 वर्षों से आपकी सेवा में निरंतर कार्यरत है और हमें ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हम 10 लाख व्यूअर्स का प्यार और सपोर्ट बटोर चुके हैं। तो आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। आज हमारे इस कार्यक्रम में राजनीतिक डिबेट के साथ साथ यहाँ होने वाला है सरगुजा पुलिस दल का सम्मान। तो हम उनका हृदय से अभिनंदन और नमन करते हैं, क्योंकि पुलिस है तभी हम चैन की नींद सो पाते हैं। तो आज होने वाला है यहाँ राजनीतिक डिबेट और जो राजनीति शब्द है ये 2 शब्दों के समूह से बना है, राज और नीति। राज यानी कि शासन और नीति अर्थात उचित समय पर उचित स्थान पर उचित काम करने की जो कला होती है वो है नीति। तो जनता के सामाजिक और आर्थिक स्तर को ऊंचा करना ही सभी पार्टियों का ध्येय है। तो आज यहाँ जनता के कुछ सवालों पर वादविवाद और चर्चा के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं कांग्रेस, बीजेपी और आप पार्टी के सम्मानीय नेतागण। कांग्रेस से हमारे साथ हैं कैबिनेट मंत्री शफी अहमद सर, तुतेन्द्र मिश्रा सर, दानिश रफीक सर, आदित्य भगत सर और दीपक मिश्रा सर, और नीतीश तांबेकर सर और प्रमोद सर। बीजेपी से हमारे साथ हैं ललन प्रताप सिंह, गोपाल सिन्हा सर, संतोष सर, और आप पार्टी से हमारे साथ हैं साकेत त्रिपाठी सर और अब्दुल माजी सर। आप सभी का पुनः हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं।
सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जन दरबार की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है समय समय पर, चाहे वो कोई सा भी मंच हो, आप लोग न्यूज़ कवर करते हैं। और जैसा कि आपका सवाल था कि सरकार ने क्या बातें निभाए जो अपने घोषणा पत्र में किए थे, तो मैं ये साफ बता दूं आपको कि ऐसे कोई भी मुद्दे नहीं रहे जिसपे कांग्रेस पार्टी पीछे है। जो वादा किया वो निभाया और बढ़ चढ़ के निभाया, और ऐसे भी कुछ काम करके दिखाए जो घोषणा पत्र में नहीं थे। तो कांग्रेस पार्टी ने जो छत्तीसगढ़ की आत्मा थी, जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति थी, उसे आगे लाने का काम किया है, युवाओं को आगे लाने का काम किया है, रोजगार के मौके बनाने का काम किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से एक रिपोर्ट आई थी कि छत्तीसगढ़ का जो शिक्षा का लेवल है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है, उस पर विशेष तौर पर काम करके 245 से अधिक आत्मानंद स्कूल बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए और तमाम ऐसे काम किए हैं जिससे आज छत्तीसगढ़ विकास की गाथा रचा है। तो मैं विपक्ष में बीजेपी से श्री गोपाल सिन्हा से इसका जवाब चाहूंगी कि सर का कहना है कांग्रेस से कि सभी मुद्दों पे जो भी उन्होंने घोषणा की थी वो उन्होंने पूरी की है। तो आप कितने सहमत हैं इस बात से और कितने असहमत हैं? हेलो, सबसे पहले तो और जैसा कि अभी मेरे भाई आगे से बता रहे थे कि हमने जो घोषणाएं किया उसको जो नहीं किया उसको भी किया, सही कहा उन्होंने। जो नहीं किया वो घोषणाएं भी पूरा किए इन्होंने। जैसे आप देख रहे हैं कि शराब घोटाला, उसका कहीं पे कोई उल्लेख नहीं है घोषणा पत्र में, वो हुआ है। अभी आप रिजल्ट भी देखिए, APSC के एग्जाम में जो 18 बच्चों का जो अभी कोर्ट ने स्टे दिया, उसमें लखनपुर की भी अनन्या अग्रवाल है, एक कांग्रेसी नेता की पुत्री है, वो उसको भी स्टे मिला है। और कई सारे ऐसे मुद्दे, शराब घोटाले का कहीं पे घोषणा पत्र में जिक्र लिखा वो भी किया गया। लगभग 2000 करोड़ का शराब घोटाला जो उजागर हुआ है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि कई IAS अफसर जेल में है। और आप जैसा कि जानते हैं लोकतंत्र है, बिना किसी एविडेंस के किसी को 24 घंटे आप जेल में नहीं रख सकते। और यहाँ पे मुख्यमंत्री जी की जो उप सचिव है सौम्य चौरसिया, मुझे लगता है 9 महीने के आसपास से जेल में है वो। और रही बात घोषणाओं की, तो ये चीजें हुई है। और मैं तो यहाँ पे चूंकि देख रहा हूँ ये अंबिकापुर विधानसभा है, हमारे स्थानीय विधायक श्री PS सिंहदेव ने कई सारी घोषणाएं किए हैं क्षेत्र में जाकर, और मुझे एक भी घोषणा ऐसा नहीं लगता कि जो उन्होंने पूरा किया हो। लगातार मैं क्षेत्र की जनता के भी चाहता हूँ। जिला हॉस्पिटल की बात कर लूँ, वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, अभी के टाइम पे वो डिप्टी CM भी हैं, मगर उनके जिले की स्थिति इतनी खराब है। मैं चाहूँगा इस पर भी हमारे साथी कुछ सवाल का जवाब दें कि आखिर वेंटिलेटर पे क्यों है स्वास्थ्य विधायक, जबकि स्वास्थ्य मंत्री इसी जिले से हैं और वो स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ डिप्टी CM भी है। तो मैं कांग्रेस के श्री दानेश्वर सर से अनुरोध करूंगी कि जो विपक्ष आप पे आरोप लगा रहे हैं इस पे उनका जवाब दें। जन दरबार की सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें यहाँ पर बोलने का मौका दिया। आज के इस डिबेट में अभी भाई गोपाल जी एक चीज बोल रहे थे कि बिना साक्ष्य और एविडेंस के किसी को भी जेल में नहीं रखा जाता। तो भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकोष्ठ है, ईडी प्रकोष्ठ के द्वारा जो काम अभी लगातार छत्तीसगढ़ में किए जा रहे हैं बहुत ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि ईडी के क्लॉज में दिया गया है कि आप अगर किसी भी एविडेंस और बिना साक्ष्य के भी किसी को भी जिसको आरोपी चाहे उससे बना सकते हैं और उसे जेल में रख सकते हैं। तो आप अपनी जानकारी को पहले तो दुरुस्त कर लें। दूसरी बात, शराब घोटाला अगर हुआ तो शराब घोटाले में जिन लोगों का नाम लाया गया है उसे हाई कोर्ट से जमानत क्यों मिल गई? सुप्रीम कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अगर आपके पास पर्याप्त ईडी के पास साक्ष्य थे तो उस साक्ष्य के बेस पे जमानत होने का तो सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि ईडी ने लिया था रिमांड पे। जहां तक शासकीय कर्मचारी सौम्या चौरसिया जी की बात ये कर रहे हैं, आज तक अदालत में इन्होंने ईडी ने प्रूफ नहीं कर पाया है कि यहाँ पर कोई घोटाला हुआ भी। केवल
मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, 15 साल आपकी सरकार रही, इस 15 साल में आपने छत्तीसगढ़ के लिए क्या किया? बेहाली, बेरोजगारी, क्या किया आपने? राम जी का जो गमन का रास्ता था उस तक को तो बना नहीं पाया। आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 137 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से राम पथ गमन का निर्माण किया जा रहा है। श्री राम भगवान की जो 14 वर्ष का वनवास था, उसमें 10 वर्ष उन्होंने छत्तीसगढ़ में बिताया। इन 9 स्थानों में श्री राम भगवान की बड़ी बड़ी मूर्तियों की स्थापना आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया जा रहा है। आपके द्वारा 15 वर्षों में नहीं किया गया था। जहां तक आपकी बात है रोड की, आपकी बात है आज जो खाद्यान्न है, हर घर में राशन पहुंच रहा है। आपके शासनकाल में राशन पहुंच नहीं रहा था। देश के जो मजदूर थे, किसान थे, वो त्रस्त थे। 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण हमारी सरकार ने माफ किया। पहले दिन शपथ लेने के 10 मिनट के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हस्ताक्षर करके 10,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया। आज रिकॉर्ड तोड़ धान की खरीदी हो रही है। अगर आप लोगों ने बार बार ये सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठे हुए शीर्षस्थ नेता ये बताते हैं कि पैसा तो हमारे द्वारा दिया जा रहा है धान खरीदी का। तो जब आपके द्वारा दिया जा रहा था तो 15 साल जब आपकी सरकार थी तो आपने क्यों नहीं खरीदा? आपको भी खरीदना चाहिए था। इसका मतलब कि आपने सीधे तौर पर किसानों को उस समय शोषण करने का काम किया, जो आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने नहीं किया। अब मैं इनका कहना था कि अंबिकापुर विधानसभा में कहां कहां पर क्या क्या काम हुए, तो एक आध दिन गोपाल भाई को लेके मैं निकलूंगा अंबिकापुर विधानसभा में, विकास कार्य दिखाऊंगा। उदयपुर डांड गांव से लेकर अंबिकापुर की एक एक नगर पालिका के वार्डों में जो विकास कार्य कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे हैं, पार्षदों के द्वारा किए जा रहे हैं, आज से पहले कभी किए भी नहीं गए। धन्यवाद। क्षेत्र में भी लगातार जो बच्चों की मौतें होती रही और ये जो रामगमन पथ का मुद्दा है, तो बीजेपी का कहना है कि ये मुद्दा चुनाव के समय ही क्यों, ये तो केंद्र ने भी लागू किया, ऐसा उनका कहना है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ये चुनाव का मुद्दा नहीं है मैडम, ये इनको बताया जा रहा है, इनको आईना दिखाया जा रहा है कि आप 15 साल थे तो आपने 15 साल में कुछ नहीं किया। जो किया आदरणीय भूपेश बघेल जी ने 5 सालों में किया। आप स्वास्थ्य मंत्री जी के जो क्षेत्र की बात कर रही हैं, जब जब लापरवाही के दौरान किसी की बच्चे की मौत हुई है, तत्काल जांच करके जांच अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की गई है। स्वास्थ्य मंत्री जी के स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद जो 5 साल पहले हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जो व्यवस्था थी, इतनी लचर व्यवस्था थी कि जिसको देखते नहीं बनता था। आज प्राइवेट हॉस्पिटलों से अच्छी व्यवस्था हमारे यहाँ जिला चिकित्सालय की है। लापरवाही अगर किसी की भी रहेगी तो उसको माफ नहीं किया जाएगा और समय समय पर जांच करके उसके ऊपर कार्रवाई हुई है और आगे भी होती रहेगी। तो इसी विषय पर हम बीजेपी के मनोज गुप्ता सर से ये पूछना चाहेंगे कि स्वास्थ्य विभाग का कितना विकास रहा और कितनी लापरवाही रही? हेलो, मैं जोरबल हूँ। जब हमारे तरीके को बाहर देख सकता हूँ तो आपके डिबेट में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या क्वेश्चन किया मेरे? अंबिकापुर के स्वास्थ्य स्थिति के बारे में पूछ रहे हैं सर। हाँ, क्या मेरा छोटा भाई दानिश अभी काफी बताया, तो मैं थोड़ा उसका जवाब जरूर कर। जी जी। दानिश भाई हमारे छोटे भाई भी हैं और काफी हमारे
हेलो हेलो, राजनीतिक षड्यंत्र लगता है। छोटा भाई दानिश अभी जो बता रहे थे कि पूरे 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई भी कार्य किया हो, बड़ा ठासा लगाने की मन कर रहा था, लेकिन अब चूंकि डिबेट का मर्यादा है, मैं ज्यादा हंस नहीं सकता। अब 15 साल में अभी ज्यादा जनता तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन जितने लोग बैठे हैं जनता जनार्दन सभी की आत्मा जानती हुई कि 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया है। 15 साल के पहले मैं सब बता रहा हूँ, 3-4 पॉइंट बता रहा हूँ। आपका मौका है बोलिएगा, मैं बीच में नहीं बोला। आप पूरे 15 साल में आप जब बोले मैं साथ रहा। प्लीज नारिन भाई, अभी बहुत घोटाले की मैं बात कर रहा हूँ। 1-2 पॉइंट बोलूंगा, काफी होता है यहाँ बैठे हुए डिबेट पार्टिसिपेट करने के लिए। पूरे 15 साल में मैं 2-4 बिंदु की बात करूंगा। पहली बात तो भय, भूख और भ्रष्टाचार। हमने पूरे 3 नारा लेकर पूरे भारतीय जनता पार्टी मैदान पे आई थी और उनको प्रचंड बहुमत मिली है। भय, भूख, भ्रष्टाचार, आप सबको मालूम है कि पूरे 15 साल के पहले पूरे छत्तीसगढ़ में क्या आतंक, क्या माहौल था। नक्सलियों का पूरा अंबिकापुर तक नक्सलवाद यहाँ पर व्याप्त था। एक भी पूरे छत्तीसगढ़ में सड़क का कहीं भी जाना था। बलरामपुर से आने में अंबिकापुर तक कम से कम 5 घंटे लगते थे। मैं खुद बलरामपुर का रहने वाला हूँ, अभी बता रहा हूँ भैया, प्लीज 1 मिनट। आज पूरे 15 साल के पहले जो स्थिति थी, पूरे वहां गांव के लोग कंकी कूदी खा कर अपने जीविका पालन करते थे। लाटा कुंदी साल का पूरे बीच के खाना। लेकिन 15 साल में गवर्नमेंट जैसी आज भारतीय जनता पार्टी आई और जो वादा की थी भय, भूख और भ्रष्टाचार, ये पूरे तीनों वादे पे पूरी निष्ठापूर्वक पूरे तीनों काम को करके दिखाया। पहली बात तो पीडीएस व्यवस्था सबको मालूम है। आज जो तारीफ भाई बोल रहे थे कि पूरे सबको चावल मिलता है, सब मिलता है, मैं आपको बता दूं कि आज के पहले 15 साल रमन सिंह के कार्यकाल में ही पीडीएस व्यवस्था पूरे देश के पूरे वर्ल्ड में काम हुआ कि छत्तीसगढ़ का पीडीएस व्यवस्था सबसे अच्छी है। लोग वहां से मॉडल के रूप में देखने आए। अरे पूरे कई राज्यों से आए, आंध्रा से पूरे आए, 2-3 बार आए। यहाँ पे पीडीएस व्यवस्था ऐसा क्या है जो एक गरीब को 1 रुपए किलो चावल, नमक, चना के माध्यम से उनका जीविका पालन का सुदृढ़ करने का काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। वो बात ठुकरा दे, अलग बात है कि हमारे अंदर से बोले कि नहीं हुआ है, तो कोई उसकी बात नहीं है। लेकिन जनता जनार्दन जानती है और जनता यहाँ जितने बैठे हैं अच्छी तरह जानती है जनता की भारतीय जनता पार्टी 15 साल में क्या की। अभी भाई साहब, अभी आदित्य भाई बता रहे थे, 1 सेकंड, आदित्य भाई बता रहे थे कि मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, अरे जानना चाहिए आप लोग को, थोड़ा सा भी सर्च करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में ही मेडिकल कॉलेज बना है। अभी बिल्डिंग का निर्माण भले आप लोग कर रहे हो, वो भी टेंडर हमने किया था। सर, तो जनता जानना चाहती है कि जब भय, भ्रष्टाचार से मुक्ति हुई और इतना अच्छा कार्यकाल चल रहा था, तो ऐसी क्या स्थितियां बनी जो 15 साल में सरकार बदलने की भावना? निश्चित रूप से आपका बोलना सही है। जनता जनार्दन का जो ही मन हमको जवाब मैं दे रहा हूँ। 15 साल एक तो बीत जाने के बाद गवर्नमेंट कुछ अच्छा या बुरा की बात नहीं है। कई ऐसी कमियां भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि हम खुद के धुआं पूरे हैं कि भगवान तो नहीं है कि कोई हो कर दे। लेकिन जनता जनार्दन जो भी फैसला सर्वमान्य है और भारतीय जनता पार्टी पुनः अभी प्रचंड मतों से विजयी होने वाली है। सरकार बन रही है, हमारी 100% सरकार बनने वाली है। आदरणीय इसका जवाब दे दीजिए मैडम, जिसके भय, भूख और भ्रष्टाचार वाली सरकार का जवाब दे दीजिए। अभी ये बता रहे थे कि 15 साल में हम लोग भय के वातावरण को खत्म किए। आदरणीय जितने भी भाजपा के यहाँ प्रवक्तागण बैठे हुए उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि 2002 और 2003 में कितने नक्सली जिले थे प्रभावित और आपके सरकार में कितने उसमें बढ़े? जब 2003 में कांग्रेस की सरकार थी तो ये 4-5 जिलों तक सीमित था और आप लोगों की देन है कि उसको 22 जिलों में आप लोगों ने नक्सली प्रभावित जिले बनाए। ये आपके भय का वातावरण आपने पूरे 15 साल में हर साल एक जिले को बढ़ाया है। भूख की बात कर रहे हैं तो आप लोगों के शासन में क्या होता था? चुनाव आया, सबका राशन कार्ड बनाओ, और जैसे चुनाव खत्म हुआ
सबका राशन कार्ड काट दो। आप लोगों ने कितने लोगों को राशन दिया? हमने यूनिवर्सल पीडीएस, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, अमीर हो, गरीब हो, सामान्य आदमी हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, सबके लिए हमने राशन कार्ड की व्यवस्था की। और आज लगभग 70 लाख से अधिक राशन कार्ड इस छत्तीसगढ़ में लोगों के पास है और लोगों को चावल मिल रहा है। जी सर, तो अब हम आप पार्टी की ओर आना चाहेंगे, इसका जवाब तो दीजिए। अच्छा, जवाब दीपक जी ने भी जो सवाल उठाए उसका जवाब जनता पार्टी को पहले तो बहुत बहुत बधाई, उन्होंने हमें आमंत्रित किया, विशेष रूप से रेहान भाई जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। दीपक जी ने जब सवाल उठाए हैं कि भय और भूख, भय पर मैं बता दूं कि भय क्या होता है। कांग्रेस के मित्र बैठे हुए नक्सली अंबिकापुर तक पहुंच गए थे, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई ये स्वीकार करने वाला यहाँ पर व्यक्ति नहीं होगी जो खड़े होकर कह दे कि अंबिकापुर तक नक्सली नहीं पहुंचे। प्रतापपुर की घटना है, पहली घटना जिसमें कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष को मार करके फेंक दिया गया जर्ही मोड़ पर। उस समय जो भय का क्या आलम था मैं वो बता रहा हूं, मैंने सिर्फ स्पष्ट करना चाहता। और उस भय से मुक्ति, और वास्तव में आज हम रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आराम से बलरामपुर जा करके आ सकते हैं। पहले आप दिन में भी जाना बहुत कठिन था, मुश्किल था, सब लोग स्वीकार करेंगे मेरी बात। तो ये भय को खत्म करना और नक्सलवाद को खत्म करने का काम डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने और भाजपा की सरकार ने किया। दूसरी बात, पीडीएस सिस्टम की बात जो उन्होंने कही, भूख क्या होता है ये छत्तीसगढ़ को मालूम था। और मुझे मालूम है उस समय जब यहाँ पर पटवा जी की सरकार थी तो इसी भूख के कारण रेवाई पंडों की मौत हो गई थी और सेंट्रल से, दिल्ली से कांग्रेस की टीम आई थी और बाद में यहाँ पर सरकार को सफाई देनी पड़ी थी। भूख से मौत हुई थी, याद रखिए। और उसी भूख को खत्म करने का संकल्प भाजपा की सरकार ने लिया था और 1 रुपए किलो चावल की योजना पहली बार पूरे भारत में, पहली बार कोई योजना 1 रुपए किलो चावल देने की अगर आई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। और पूरे सिर्फ एक परिवार को नहीं, पूरे परिवारों को, सभी परिवारों को दिया, जितने गरीब परिवार है कोई भी नहीं छूटा। और उसके बाद और यहाँ का जो पीडीएस सिस्टम लागू था, जिसको देखने के लिए विदेश से भी यहाँ पर टीम आती थी, और नंबर 1 पूरे देश का पीडीएस सिस्टम कहीं का कोई था तो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में था। तो भय और भूख दोनों को खत्म करने का काम डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने किया है, ये हमारी उपलब्धि है। दूसरी बात, जहां तक काम का प्रश्न है, आदित्य जी और दीपक जी बता रहे थे काम और क्या क्या काम हुआ हमारी सरकार में हुआ, मैं गिनाना चाहता हूँ। सरगुजा को क्या क्या मिला? सरगुजा को पहली बार सरगुजा यूनिवर्सिटी किसी ने दी तो भाजपा की सरकार ने दी। सरगुजा को मेडिकल कॉलेज किसी ने दिया तो भाजपा की सरकार ने दिया। सरगुजा को इंजीनियरिंग कॉलेज किसी ने दिया तो भाजपा की सरकार ने दिया। मेडिकल कॉलेज के बारे में गलत बोल रहे हैं भैया। आपको मैं इतिहास उठा करके देख लीजिएगा, मैं प्रमाणिक सत्य बोल रहा हूँ, प्रमाणिक सत्य, मैं झूठ नहीं बोलता, प्रवक्ता हूँ। अभी मैं नर्सिंग कॉलेज किसी ने दिया, साइंस कॉलेज किसी ने दिया तो भाजपा की सरकार। कौन सा नर्सिंग कॉलेज और नगर निगम की बात करेंगे तो नगर निगम में जितने इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क नाली का काम भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम की जो सरकार थी उन्होंने किया है। यहाँ तक कि कई यहाँ पर बहुत सारे सामुदायिक भवन से लेकर के जो भी काम आज तक हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो नल जल योजना, अमृत मिशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वीकृत हुआ, जिसका श्रेय आज कांग्रेस के लोग यहाँ पर बैठे दे रहे हैं। आप थोड़ा अपनी जानकारी को दुरुस्त करिएगा। जो मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने बनाया। और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी केंद्रीय मंत्री आए थे तो प्रमाणिक सत्य है, इसको जवाब देना है, प्रमाणिक सत्य है। ये बात भी आएंगे, पहले उनका सुन लेते हैं। सुनने कदम रखिए। 2013-14 में किसकी सरकार थी केंद्र में? कांग्रेस की। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। 2 मेडिकल कॉलेज के लिए पैसा दिए, एक सरगुजा के लिए और दूसरा राजनांदगांव के लिए। आप इसको पता कर लीजिएगा, अपने सीनियर नेताओं से पता कर लीजिएगा। जो मेडिकल कॉलेज की पहले किस्त आई थी ना, वो मनमोहन सिंह जी ने दिया था। और सुन लीजिए, यहाँ सरगुजा का पैसा, सरगुजा मेडिकल कॉलेज का पैसा आपके मुख्यमंत्री जी ने कहा राजनांदगांव, यहाँ का पैसा वहां लगा। और दूसरा, आप जो बोलते हैं कि 15 साल में हम लोग मेडिकल कॉलेज बनाए, आप जाइएगा पीडब्ल्यूडी ऑफिस, एजेंसी पीडब्ल्यूडी है उसका, पूछेगा कि पहला उसका जो टेंडर हुआ वो इस कांग्रेस की सरकार में हुआ 2019 मार्च में। आप लोग मेडिकल
की, जहाँ पर 7 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुले यहाँ पर। आप मैं आपको रोकना चाहूंगा 1 मिनट। कमल जी अपनी पूरी बात नहीं पूरी कर पाए, उसके बाद हम आपको भी सुनेंगे, है ना। कमल जी बोलिए। जी आम आदमी पार्टी से ही हमारे बीच मेहमान है जी, आपके लिए भी एक सवाल है। यही सवाल पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि दोनों पार्टी का कहना है कि उन्होंने अपने अपने घोषणा पत्र पूरे करे और सारे वादे निभाए, तो आपको क्या लगता है कितना संतोषजनक था दोनों का कार्यकाल, और अगर आपकी पार्टी आती है तो आप कितना जनता को संतुष्ट कर पाते हैं? सबसे पहले तो जनता दरबार न्यूज का धन्यवाद, उन्होंने आम आदमी पार्टी को इस मंच पर मौका दिया। अभी हमारे भाजपा और कांग्रेस के साथियों ने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ विकास के लिए मेडिकल कॉलेज बना दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, सब कुछ बना दिया। मैं भाजपा और कांग्रेस दोनों के मित्रों से पूछना चाहूँगा कि यदि 15 साल में इतना ही विकास भाजपा ने किया तो ऐसी क्या बात आ गई कि इनकी सीट सिमट कर 17 तक या 18 तक पहुंची? दूसरा बात, यदि इन 5 साल में कांग्रेस ने और इससे पहले 3 साल अजीत जोगी जो कांग्रेस की सरकार थी, कुल मिला के 8 साल हो गए हैं, इतना ही अच्छा इनका कार्यकाल है, तो यहाँ पर बैठे जितने भी हमारे साथी लोग हैं वो सारे लोग जानते हैं कि चुनाव में अभी आचार संहिता बाकी है, फिर भी यहाँ के 2 कद्दावर मंत्री जो सरगुजा जिले से आते हैं, एक उप मुख्यमंत्री और दूसरे खाद्य मंत्री, इनको क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि ये अभी से ही अपने क्षेत्रों में जनता को उपहार बांटना चालू कर दिए? आप ही जवाब ले लीजिएगा सर, आप ही करना है, जवाब ले लीजिएगा। 1 मिनट रुकिए, पहले उनका सुनते हैं। आज भी न्यूज चैनलों ने बाकायदे ये चीज दिखाया कि शिक्षक दिवस हो चाहे अन्य कोई अवसर हो, सभी जगह उपहार बांटे जा रहे हैं, बाकायदे झोला में नाम लिख के। तो ऐसी इन्होंने इतना अच्छा काम किया तो डायरेक्ट बोल दे कि भाई हमने यदि काम किया है तो हमें वोट दीजिए, हम क्यों उपहार बांटे? जी इस पर जवाब लेते हैं आदित्य भगत जी। साकिब भाई, आपकी पार्टी का निर्माण कितने साल पहले हुआ? 11 साल। 11 साल पहले। कहाँ से आई आपकी पार्टी? कहाँ से उत्पत्ति कहाँ से हुई? आंदोलन। उससे पहले कहाँ थे आपके लोग? हाँ? उससे पहले कहाँ थे आपके? हम लोग आम जनता है, आम आदमी पार्टी आप है। छत्तीसगढ़ में रहते थे ना भैया? नहीं, हम आम आदमी है। 2003 में आप छत्तीसगढ़ जब हमने देखा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पे जब भाजपा और कांग्रेस लोगों का भला नहीं कर पाई, तब हम राजनीति में आए। आप ही के नेता संसद में जब अन्ना आंदोलन चल रहा था, तो आप ही के नेता संसद से बोले कि यदि आप लोगों में आंदोलनकारियों में औकात है तो आप आइए, चुनाव लड़िए और संसद में बैठ के अपना बिल पारित कीजिए। हम दिल्ली में सरकार बनाए, 2 बार बनाए, पंजाब में सरकार बनाए, हम चुनाव लड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी लड़ेंगे। आप 2003 में छत्तीसगढ़ में रहते थे ना? हाँ 2003 में अजीत जोगी जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। हाँ ठीक। कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ बनने के बाद यहाँ कितने का बजट था? छत्तीसगढ़ सरकार का बजट कितने का था? यहाँ राजनीतिक डिबेट है, इसमें जनरल नॉलेज का डिबेट में आप जानकारी लेके बैठिए ना भैया। जानकारी लेके हम लोगों के मुद्दों से सरकार का बनी यहाँ पर आप अपना फैसला करो। बात कर रहे हैं मंत्री जी उपहार बांट रहे हैं, तो क्यों भाग रहे हैं? आप यहाँ जनरल नॉलेज का कोई नहीं हो रहा है। पहले आप सुनिए, हम भी पूछ सकते हैं मुद्दे भटकाने वाली बातें न करें। आप शिक्षा में बात करें, आप स्वास्थ्य में बात करें, आप बिजली में बात करें, आप सड़क में बात करें। आप सुनने की आदत आ रही है। नहीं, हम सुन रहे हैं, तो सुन रहे हैं। सर आप लोग क्रोधित मत होइए, एक-एक करके अपनी बात रखिए ताकि सामने वाले को समझ में आए कि मैं वही बता रहा हूँ मैडम, जब छत्तीसगढ़ बना तब छत्तीसगढ़ का बजट कुल 8,000 करोड़ रुपया का बजट था। आज 1,05,000 करोड़ का बजट है छत्तीसगढ़ का। जब छत्तीसगढ़ बना
तो यहाँ की मूलभूत सुविधाएं कुछ जीरो थी। जब यहाँ पर छत्तीसगढ़ बना तो यहाँ पर अजीत जोगी पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने वर्ल्ड बैंक से पहली बार कर्जा लेके आगे किसानों का धान खरीदा। जब वो दिल्ली गए उस समय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरे छत्तीसगढ़ कैबिनेट को जेल में डाल दिया था दिल्ली में, केवल इसलिए कि किसानों की बात करने गए थे। आज 1,05,000 करोड़ का बजट है, हमें 5 साल अगर मिला है तो 5 साल में हमने किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए हर क्षेत्र में कार्य किए हैं। और उसी के लिए, उसी कामों के दम पर हम सरकार के बीच में, जनता के बीच में जाएंगे, वोट मांगेंगे और 75 पार से एक बार फिर से सरकार बनाएंगे। और जहां तक बात रही, अभी साकेत भाई ने एक चीज और कही कि शिक्षक दिवस में आप गिफ्ट क्यों नहीं बांटते हैं, तो भैया आप किससे मना किया, आप भी बांट लीजिए। सम्मान शिक्षकों का नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? आपको ही बांटना चाहिए। आम आदमी पार्टी के पास अगर नहीं है व्यवस्था तो बताएं, हम लोग देंगे व्यवस्था। नीतीश करेगा, दीपक करेगा, हम करेंगे, हम लोग कर देंगे व्यवस्था आपके लिए। आप लोग भी बढ़ाइए, शिक्षकों का सम्मान कीजिए। मना किसने किया है? किसानों का सम्मान कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए। आपकी शुभकामनाएं है कि 75 पार के सीट हमारी शुभकामनाएं हैं। आप बहुत अच्छा काम किए होंगे तो जनता उसकी जन्मत देगी आपको निश्चित रूप से। जैसा क्या उपलब्धि बता रहे थे पूरे आप, आपकी सरकार की उपलब्धि क्या है, 2 पॉइंट मैं ही बता देता हूँ कि हमारी 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रमन सिंह ने 11,000 करोड़ मात्र लोन दिया था। अभी स्थिति ऐसी है कि पूरे छत्तीसगढ़ बिकने वाली है। अभी अगर सरकार दोबारा बनती तो सरकार एक सवाल है, हमारे लिए सवाल है। 4 साल में 85,000 करोड़ रुपये ले चुके हैं भूपेश बघेल जी। दानिश जी, आप लोग सिर्फ मोदी मीडिया के बात करते हैं। पूरे 36 वादे में दानिश जी हम आपके पास भी आएंगे, पहले उनकी बात थोड़ी होने दीजिए। 36 वादे में एक भी ऐसा वादा कोई किया हो, एक भी काम को दिखा मनोज गुप्ता जी, आपको छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में बहुत जानकारी है। जानकारी मैं आपको भी ज्यादा होगा। तो लीजिए, थोड़ा सा केंद्र के बारे में भी जानकारी बताइए कि केंद्र सरकार ने पिछले 10 सालों में कितना कर्जा लिया है। जानकारी है आपको? नहीं है तो मैं बता देता हूँ। पिछले 70 साल में पूरे देश ने कर्जा नहीं लिया है, उतना कर्जा अकेले मोदी जी ने 10 सालों में लिया है। 10 सालों में आप बात कर रहे हैं कि हम लोग कर्जा लेके काम कर रहे हैं। किसान विरोधी आप लोग, बेरोजगार विरोधी आप लोग, महिला विरोधी आप लोग, छत्तीसगढ़ में भी राम विरोधी आप लोग। इसीलिए आपके इस करनी से आपको जनता ने 14 सीट पे लाके छोड़ दिया है। पहले इनका भी सुन लेते हैं, फिर आपके पास हम आएंगे। हम लोग दानिश जी का सुन लेते हैं। दानिश जी आपके पास आपने जो 85,000 करोड़ ऋण का जो इल्जाम लगाया सरकार को, आपने गलत इल्जाम लगाया है। सरकार ने 1 रुपए का कर्जा नहीं लिया है। आपकी सरकार ने 85,000 करोड़ रुपए लिए थे 15 साल में। कांग्रेस की सरकार ने 1 रुपए का कर्जा नहीं लिया है। दानिश जी गूगल महाराज है, आंकड़ा देख लीजिए ना। मनोज भैया मेरे बोले गूगल महाराज है, आप कर्ज माफी और कर्जा लेने की बात कर रहे हैं। पहली बार पूरे 36 में सरगुजा के जनता बालू क्या कैसे घोटाला होता है बालू नहीं जानती थी। अभी पूरे 5 साल में बालू के घोटाला से पूरे कांग्रेस के छोटे छोटे से लेकर बड़े नेता पूरे भाग होकर पूरे सरगुजा को खोखला कर दिए। हमारे सरगुजा के भोले भाले आदमी पूरे बालू के लिए कभी भी दिक्कत होती थी। आज ऐसा स्थिति है कि बालू से तेल निकालने का उन्होंने किया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ उनको। जी, इस पे जवाब लेंगे हम। बालू घोटाला की आप बात कर रहे हैं, बालू घोटाले की बात कर रहे हैं। बालू का जो खनन का टेंडर, सुनते हैं। बड़ा घोटाला, बालू का ही बड़ा घोटाला। रामानुजगंज जिला सरगुजा जिले का बहुत बड़ा जिला है। आपके बहुत कद्दावर नेता वहां से आते हैं। अगर बालू में सही मायने में घोटाला हुआ तो उन्होंने कहां पर आंदोलन किया? भारतीय जनता पार्टी एक जगह बता दे कि बालू घोटाले को लेकर या बालू के टेंडर को लेकर कहीं पर इन्होंने आंदोलन किया। आप लोग तो खुद इन्वॉल्व थे। टेंडर डालिए, ओपन प्रक्रिया थी, टेंडर डालिए, टेंडर लीजिए, बालू खनन कीजिए, आपको फील्ड पास मिलेगा, फील्ड पास लीजिए, काम कीजिए। उसमें कौन सा घोटाला हुआ? अगर घोटाला हुआ होता तो आपका जो ईडी प्रकोष्ठ है, आज तक कई बालू
देखिए क्या है, आपने खुद ही मालूम है कि दानी जी, घोटाला हुआ आपके साथ। दानी जी, आपकी आपने भी मालूम किया है, आपने भी भ्रष्टाचार किया है, आप मान रहे हैं इस बात को। हम इनका भी सुनते हैं, इनका भी सुनेंगे। अदानी का कितना कर्ज माफ किया ये नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कितना कर्ज माफ किया बताइए। ऑस्ट्रेलिया में कोयला तोड़ने के लिए सोवरेन गारंटी मतलब एक सेकेंड, आप लोग गिरवी रखे हैं वो बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा सवाल, आदित्य जी, आदित्य भगत जी, आपसे एक सवाल है। देखिए एक बात बताइए, एक सेकेंड, एक सवाल है। छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार कहीं पर भी देखने को मिलता है कि छत्तीसगढ़ सरकार की एक बातें सबसे ज्यादा निकल करके आती है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने पूरे छत्तीसगढ़ में सड़क का जाल बिछाया। इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? क्या रियल में छत्तीसगढ़ में ये सच्चाई है कि सड़कों का जाल बिछा हुआ है? अगर आप बोल रहे हैं तो आप देखे भी होंगे, और मैं उससे पहले कुछ बात बताना चाहता हूँ आपको। काफी देर तक यहाँ बहुत गर्मा गर्म माहौल रहा। एक बात तो सच है, मेरे ख्याल से यहाँ बैठा कोई भी व्यक्ति इस बात को नकार नहीं सकता है। अभी हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी आए थे, उन्होंने एक रिमोट निकाला और एक बटन दबाया और न्याय योजना से किसानों के खाते में पैसा पहुंच गया। और इसकी शुरुआत कब हुई? जैसे ही छत्तीसगढ़ बना, कुछ ही घंटे हुए थे और सभी किसानों का, जो छत्तीसगढ़ के जो किसान थे, लगातार आत्महत्या कर रहे थे। तो इस चीज को समझ करके उसका जो सबसे अच्छा निराकरण हो सकता है, उनको कर्ज से बाहर निकालने का काम किया, वही रिमोट दबाकर, एक बटन दबाकर। लेकिन यही दूसरी तरफ हम देखते हैं नरेंद्र मोदी जी को, तो वो सीधा रातों रात बटन दबा करके लोगों का पैसा जीरो कर देते हैं। नोटबंदी किया कि नहीं किए? 8 बजे उस नोटबंदी से क्या फायदा मिला लोगों को? लोग इलाज कराने जा रहे हैं, जेब में पैसे नहीं है, और इस बात को ताली मार करके हमारे प्रधानमंत्री दूसरे देश में मजा ले रहे थे। वैसे यहाँ पे नहीं है। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। अब इस बात का भी आप मुझे बताइए कि जो अदानी और अंबानी है, इनकी आय कितनी हुई? बात हुई थी किसानों का उनका जो आय है उसको बढ़ाने का, लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं आज जो देश के चारों पोर्ट है, चारों तरफ सारे अदानी के हो गए। ऐसा क्या काम विशेष किया है अदानी ने? इससे पहले कोई एक्सपीरियंस भी दिखा उनको? आप एयरपोर्ट का देख लीजिए, जितने एयरपोर्ट हैं सारे अदानी को दिए जा रहे हैं। ईडी, सीबीआई और तमाम इन तंत्रों का इस्तेमाल करके सिर्फ नेताओं को, सरकारों को गिराने का काम कर रहे हैं। तो आज जो हम बुनियादी बातें कर रहे हैं, बुनियादी बात में सारी बात आती है कि महंगाई क्यों है, बेरोजगारी क्यों है। जब आप सारा तंत्र हमारा देश का उठा करके किसी प्राइवेट कंपनी को दे देंगे तो फिर से गुलाम हो जाएगा। भाई मैं जो मुद्दे को उठाना चाहता हूँ, अगर आप डिबेट करा रहे हैं तो इन मुद्दों में भी होना चाहिए, ठीक है? अगर हम बोल रहे हैं कि हम लोगों ने 10,000 करोड़ किसानों का माफ किया, तो आप किसानों से जाके पूछिए उसका माफ हुआ है कि नहीं हुआ है। इसमें तो हमारे जो कैबिनेट की कई साथी हुए थे पिछले बार, कई भाजपा नेता, उनके तक का कर्जा माफ हुआ है। तो काम सारे हुए हैं। अब मैं बताता हूँ आपको, रोड की बात अगर बोलते हैं तो पहले सीतापुर जाने में कितना समय लगता था, पहले रायपुर जाने में कितना समय लगता था, पहले सूरजपुर जाने में कितना समय लगता था। हमारे यहाँ जब हाईवे खराब था तो जो अंदर की सड़कें थी हमारे सीतापुर की, उनका इस्तेमाल किया जाता था। तो उसको इतनी तरीके से इतना बुरा स्थिति कर दिया गया था कि कोई भी आवागमन संभव नहीं था। रोज एक्सीडेंट होते थे। हमारे कांग्रेस के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, उनकी भी जान उसी तरह खराब सड़क ले ली थी। तो कांग्रेस ने हमेशा बलिदान दिया भी है और सबसे लड़ करके जो अच्छा हो सकता है समाज के लिए उस दिशा में काम करने का किया है। जी, तो मैं यहाँ पे बीजेपी के नेताओं से क्रॉस करना चाहूंगी कि सर का कहना है कि ये जो नोटबंदी हुई और ये जो निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है बहुत सारी चीजों का, तो इसका क्या फायदा हुआ उनका कहना है, तो आप बताएंगे क्या फायदा हुआ है? देखिए सबसे पहले तो ये डिबेट है और हमें सुनना है। अगर हम बोल रहे हैं तो हमारे भाई सुने और वो बोलेंगे तो हम सुनेंगे। बहस करके चिल्ला कर बोलने से सच बदलेगा नहीं। अगर ये इतने विकास का कार्य किए होते, अभी 1 महीने के बाद चुनाव होना है तो पीएस बाबा गली गली घूम के साड़ी कंबल लुंगी बांटते फिर रहे हैं, आए दिन वीडियो वायरल हो रहा है, ठीक है? अगर इन्होंने इतने विकास किया है तो साड़ी कंबल जैकेट ये सब बांटने की जरूरत क्या है? रही बात रेट को लेकर, तो मैं अपने भाई से बताना चाहूंगा कि जो रेट
भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 1000 रुपये में मिलते थे, 500 में मिलते थे। आज वो 5000। मैं खुद एक किसान परिवार से हूँ। आज मेरा घर बना है तो मैंने 5000 रुपये ट्रैक्टर के हिसाब से रेट करता है। इनकी सरकार में मैंने खरीदा है बनाना चाहिए। और मेरे पास जिनसे खरीदा हूं वो भी। दूसरी बात, जैसे हमारे भाई दानिश भाई ने बताया कि जो भी स्वास्थ्य के मामलों में जिनके ऊपर आरोप लगे, चाहे बच्चों का मौत का मामला हो, चाहे और भी कई तरह के मामले आते हैं, तो मैं बता दूं उसमें कार्रवाई ना करके हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा उसको 1 साल का एक्सटेंशन मिल जाता है। सिसोदिया यहाँ पे तत्कालीन सीएम हुआ करते थे। जब ये 4 बच्चे की ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई तो सिसोदिया का कार्यकाल यहीं पे भाई साहब हमारे बैठे हैं यहाँ पे। जब डिबेट हुआ था तो उस डिबेट में साधना न्यूज का डिबेट था, उसमें मैंने ये बात भी बताया था कि आखिर क्या कारण है कि ऐसा स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ के द्वारा ऐसा क्या काम किया गया जिसकी वजह से उसको हर साल एक्सटेंशन मिल रहा है। तो एक्सटेंशन मिला, ये बच्चों की मौत के चलते उनको बोला जा सकता है कि एक्सटेंशन मिला। और आप जैसा कि बात किया आपने कि 2003 में किसकी सरकार थी, तो मैं बता दूं आपकी सरकार थी और आप काफी करीबी थे अमित जोगी जी के। और उसी के शासनकाल में अजीत जोगी जी के शासनकाल में पुरुषोत्तम तिवारी, जो कि राजेंद्र तिवारी अभी राजेंद्र तिवारी अभी ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष है राजपुर के। उनके पिताजी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी, बूढ़ा बगीचा में गोली मारकर। उनका नाम था पुरुषोत्तम तिवारी। शेषनाथ सिंह जी को मार दिया गया, टिन्नी सिंह को मार दिया गया और कई ऐसे लोगों को मार दिया गया। अभी मेरे भाई ने बोला कि ये धीरन घाटी हत्याकांड, आप मुझे बताएंगे, यहाँ पे इतने पब्लिक बैठी हुई है, कि कवासी लखमा जी कैसे बच गए जब कांग्रेसियों को टारगेट किया गया। इनका हमेशा आरोप लगता है कि भाजपा की सरकार के द्वारा ये कराया गया। तो मेरा ये सवाल है कि आखिर ऐसे क्या बात थी कि कवासी लखमा जी को बाइक देकर छोड़ दिया गया उनके द्वारा? ऐसे क्या कारण था कि उनको कुछ नहीं किए, बाकी सभी को मार दिए? तो देखिए, नक्सली किसी के लिए, ये वामपंथी विचारधारा, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, ये किसी की सरकार रहेगी, इनको जो करना है करेंगे। इसके लिए एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना कि उनसे मिली भगत करके, इनसे मिली भगत करके, तो ये सरासर गलत है जी। और निश्चित रूप से आपको बता दूं कि फिर से एक बार मैं प्रकाश डालना चाहूंगा इस बात पर कि अगर आप काम किए होते तो आज ये सिंह को गली गली में घूमकर ये सामग्री बांटने की जरूरत नहीं पड़ती। जी, मैं ना जवाब कि मैं गोपाल भाई के हमारे सवालों का पूरा जवाब देता हूँ। गोपाल भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि कंबल और साड़ी नहीं बांटना चाहिए। ये मेरे भैया कैमरा में थोड़ा जूम करना मेरे मोबाइल में और देखना तो कौन है, कौन बांट रहा है। कांग्रेस का कौन आदमी जो कंबल बांट रहा है, झोला बांट रहा है, इसमें किसका 50 साल का निशान बना है, किसका बना है, थोड़ा देख के बताना गोपाल भैया को। देख लीजिए गोपाल भारतीय जनता पार्टी के जो आवेदन किए वो बांट रहे हैं, आपका भी है इसमें, देख लीजिए। कंबल साड़ी आप लोगों ने भी बांटी है, इसमें आप इल्जाम नहीं लगा सकते। हाँ, अब बालू के लिए आपने कहा, मैं भी दिखा रहा हूँ, मेरे पास भी है। अरे आपने तो इल्जाम लगाया, ये अपने हाथों से बांट रहे हैं, तो आप भी तो बांट रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, ये धर्म का काम कर रहे हैं क्या? आप सुनिए, आपने कहा बालू 1000 रुपए ट्रैक्टर बालू बिक रही है, आपने 5000 रुपए ट्रैक्टर कहा, गलत इल्जाम है आपका। खरीदा है, अपने लोग, हमने खरीदा है, अपने लोगों से खरीदा होगा। आपके शासनकाल में 20 दानिश जी, हम आपको सुनेंगे दो मिनट। नहीं, आपने जो इल्जाम मुझे बताइए, आप लेंगे ना, आप जवाब लेंगे ना, इनको आप मुझे बताइए, सुनेंगे 2 मिनट। अरे जवाब ले, सुनने की आदत डाले। अगर इनके आदमी ने इनको 5000 रुपए में दिया है तो इनसे कमाया, तो इनके आदमी ने। आम जनता बेरोजगार युवा जिसको काम कर रहा है वो 1000 रुपए में ट्रैक्टर बेच रहा है, इनको 5000 रुपए में मिल रहा है। वाह, पूरे अंबेकापुर की बात अभी। अब आइए आप स्वास्थ्य विभाग, हाँ कहीं सप्लाई किए होंगे, उसमें कमीशन तो देना ही पड़ेगा ना। जी, इससे ना एक जवाब सुनिए,
स्वास्थ्य विभाग में जब जांच हुई, कोई भी अदालत एविडेंस के बेस पे ही किसी को सजा देती है। अगर सीएमओ उसमें दोषी होता तो सीएमओ के ऊपर कार्रवाई होती। स्वास्थ्य विभाग ने जो जांच की उसमें सीएमओ का दोष नहीं पाया गया। जिस डॉक्टर की लापरवाही पाई गई या जिस अटेंडेंट की लापरवाही पाई गई उसको सजा दी गई। इनके कहने का मतलब यह है कि अगर सिपाही करेगा गलती तो एसपी को सजा मिलनी चाहिए। वो चीज भूपेश बघेल जी की सरकार में नहीं होगा। जो दोषी होगा दोषी को सजा मिलेगी। रहा झीरम कांड के लिए आदरणीय भूपेश बघेल ने सरकार बनने के तुरंत बाद केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी, क्योंकि एनआईए इसकी जांच कर रही है और एनआईए से यह कहा गया कि आप पूरी जांच रिपोर्ट हमको दीजिए, हम अपनी स्वतंत्र एजेंसी से इसकी जांच करवाना चाहते हैं। तो इसके विरोध में एनआईए और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देती है कि अगर इसमें स्टेट गवर्नमेंट जांच करेगी तो जांच प्रभावित होने का डर है। हाँ बताइए ना भैया। बिल्कुल एनआईए का जो राष्ट्रीय एजेंसी है, हाँ, कि पूरे देश का भरोसा है कि कांग्रेस को भरोसा नहीं है एनआईए पर। नहीं तो उसका इल्जाम सुनिए, हमको पूरा भरोसा है, गोपाल भाई को भरोसा नहीं है। हमको भरोसा है, गोपाल भाई को भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो कवासी वर्मा जी के ऊपर इल्जाम लगाए हैं, अगर एनआईए जांच में वो दोषी पाए जाते, अगर उनका हाथ होता तो आज तक एनआईए था कि उनको भी अंदर करती होती, जैसे बिना दोष के लोगों को ईडी ने अंदर कर रखा है। अब 2 मिनट तो एनआईए का जो जांच रिपोर्ट है वो कितने साल में आएगा ये भी बता दीजिए। तब से तो एनआईए ही जांच कर रहा है। देखिए अभी दानिश भाई ने बोला कि कोर्ट, देखिए न्यायपालिका के ऊपर हम सबको विश्वास है, विश्वास करना चाहिए। आप मुझे बताइए, सूर्यकांत तिवारी आपके रानू साहू कलेक्टर पूर्वा रायगढ़, अभी रायगढ़ कलेक्टर थी वो, जैसा कि मैंने पहले भी बोला फिर से बोल रहा हूं, कांग्रेस के शासनकाल में सारी चीजों का रेट फिक्स है। 20 रुपया टन कोयले में कमीशन, आज कमीशन की बातें कहीं ना कहीं प्रमाणित हुई, तब तो आज रानू साहू आईएएस अफसर है, जेल में है वो, सूर्यकांत तिवारी जेल में है वो, बिश्नोई जेल में है, और निरंजन दास, मैं समझ रहा हूं कि मेरे को लगता है 4-5 आईएएस तो आज जेल में है। देखिए अब रही बात, मेरे भाई दीपक जी ने बोला कि सप्लाई किए होंगे, तो ये कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार में भाजपाइयों को 1 रुपये का काम नहीं मिल रहा है, भले भाजपा की सरकार में इनको काम मिल जाए। बाकी किसी का चकाचक मत हो गोपाल भाई, लेकिन आपका चकाचक है, आपका तो जबरदस्त सप्लाई चल रहा है। और रह गया रानू साहू और जितने भी आप अधिकारियों का बात कर रहे हैं, तो भाई आपसे ज्यादा उनको अच्छा से कौन जानेगा। एक सेकेंड अब्दुल मांझी सर से अनुरोध करूंगी कि आप ये बताइए कि अपने शासनकाल में दोनों पार्टियों ने शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए और महंगाई और बेरोजगारी को कम करने के वादे के बारे में कितना काम किया, कितने में सफल रहे, और अगर आप आते हैं शासन में तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? सबसे पहले तो मैं आपके दरबार न्यूज को धन्यवाद करता हूँ कि आपको इस समय दिखाने का मौका दिया आपने। और आपकी जो सवाल है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर हमारी पार्टी ने क्या काम किया और क्या करेंगे, और मैं हमारे दोनों कांग्रेस और बीजेपी की जो भी भाई साहब बैठे हुए हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो जनता देख के सिर्फ मजा लेगा। हम एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से बेहतर ये है कि हम अपना काम को बताएं कि हम आज तक क्या किए जनता के लिए और आगे हम क्या करेंगे हमारी सरकार बनेगी। और इसी बात में मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार दिल्ली के अंदर कर बनी, तो आप कहीं भी देख लीजिए दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर कैसे काम हुआ है। अब अभी तो हम छत्तीसगढ़ में समझ लीजिए कि पिछले बार तो सही से चुनाव नहीं लड़ पाए थे, लेकिन इस बार पूरे 90 विधानसभा में चुनाव लड़ने की तैयारी की है हमने। मेरा सवाल है कि ये दोनों पार्टियों के काम से आप कितना सेटिस्फाइड है कि ये बेरोजगारी महंगाई कम करने में कितने सक्षम और सफल रहे? मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए अपनी तारीफ तो सब कोई करता है, ठीक है, लेकिन अभी जितना भी अपने हिसाब से दोनों पार्टियों ने किया अपने हिसाब से सही किया। मैं किसी के ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ। मैं जनता से सिर्फ यही अपील करना चाहता हूँ कि इस बार हमारी पार्टी को मौका दें और हमने जिस तरह से दिल्ली के अंदर काम किया छत्तीसगढ़ के अंदर वैसे काम करके दिखाया। जी
आपने जिस प्रकार से कहा है कि दिल्ली में जिस प्रकार से हमने काम किया है, छत्तीसगढ़ में भी उस प्रकार से काम करेंगे, तो हम दोनों ही पार्टी हमारे बीच में, भाजपा भी है, कांग्रेस भी है। और सबसे पहले भाजपा से सुनना चाहेंगे कि क्या लगता है कि जो आम आदमी पार्टी है जिस प्रकार से दिल्ली में कार्य कर, छत्तीसगढ़ में क्या इनकी सरकार हो पाएगी? देखिए, आम आदमी पार्टी का काम है झूठ बोलना और सरकार बनाना। पूरी दिल्ली में ये अरविंद केजरीवाल जी बोला करते थे कि डल लेक, पूरा दिल्ली लेक बना था बारिश में, पूरी दिल्ली में तैर रही थी कारें। यही विकास हुआ है शासनकाल में, और छत्तीसगढ़ को भी लेक बनाएंगे। मैं ज्यादा क्या बोलूं, आप देख रहे हैं मुफ्तखोरी अगर किसी ने यहाँ पे भारत देश में मुफ्तखोरी अगर किसी ने जनता को सिखाया है तो आम आदमी पार्टी ने सिखाया। और निश्चित रूप से ये गुलामी की पहली कड़ी है जहाँ पे व्यक्ति के अंदर मुफ्त में चीजों की लालसा जहाँ मन में उठती है, वहां पे ये गुलामी की पहली सीढ़ी है जिससे वो पायदान पे कदम रखता है। और निश्चित रूप से इन्होंने जो बोला कि जैसा हमने दिल्ली में काम किया है, तो इन्होंने दिल्ली में पूरा दिल्ली को लैक बना दिया है। और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में लैक की कहीं भी जी, इस पर जवाब देना चाहेंगे। जवाब देना चाहूँगा। हमारे भाजपा के भाई ने कहा कि मुफ्त खोई, और इनके प्रधानमंत्री बोलते हैं रेवड़ी बांटना। यदि आम जनता को मुफ्त में बिजली देना, पानी देना, बातें सुन लेते हैं। अरे हम लोग से पूछिए, देना हम लोग को है, लोग नहीं, आपके पास भी आएंगे, आपके पास भी देना हम बनाएंगे, देना हम लोग को है। हाँ, एक बात, दूसरी बात, आपके पास भी आएंगे। यदि इनके सांसद को, इनके विधायक को हर चीज मुफ्त में यदि शासन दे तो बहुत अच्छी बात है, वो मुफ्त कोई नहीं है। सांसद को इलाज मुफ्त मिले, सांसद को बिजली मुफ्त मिले, सांसद को 50 करोड़ का मरम्मत, 50 करोड़ का मरम्मत किसी के मुख्यमंत्री निवास में नहीं हुआ है। सुनने की क्षमता भारत का पहला इतिहास में हुआ है। 50 करोड़ का मुख्यमंत्री निवास का मरम्मत किसी भी मुख्यमंत्री के यहाँ किसी राज्य में नहीं हुआ है। आपके पास आएंगे, ये आम आदमी नहीं है, ये खास आदमी है। आपके पास भी आएंगे। एक एक करके प्लीज सबको बोलने का मौका दीजिए। तो एक मिनट मैं यहाँ पे बीजेपी से क्रॉस करना चाहूंगी कि जैसे कि उनका कहना है कि अगर वो बिजली पानी दे रहे हैं तो ये मुफ्तखोरी है। आप चावल कम में देना शुरू करें 1 रुपए में, तो वो मुफ्तखोरी नहीं है। ये थे तो मुफ्तखोरी नहीं है, हम कह तो मुफ्तखोरी है। इसका जवाब मैं चाहूंगी बीजेपी से। बिल्कुल, देखिए, जनता को फायदा देना कोई खराब बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो केंद्र सरकार दे रही है फ्री में, कोरोना काल में उन्होंने शुरू किया था 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति, तो वो उन्होंने गरीब व्यक्तियों को देने के लिए शुरू किया था, गरीब जनता को देने के लिए शुरू किया था। इन्होंने क्या किया, फ्री सबको देंगे, सबके घर में फ्री। जो अमीर है, जो बिजली बिल पटा सकता है उसको भी फ्री है, जो नल बिल पटा सकता है उसको भी फ्री है। इन्होंने सबको फ्री करके, क्योंकि वोट चाहिए इनको, तो फायदा किसको मिलना चाहिए, जिसको आवश्यकता है। मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने जब गैस कनेक्शन देना शुरू किया, उन्होंने गरीब बहनों को, गरीब माताओं बहनों को उज्ज्वला गैस देना शुरू किया। ये नहीं कि हर घर की महिलाओं को दे दिया, ऐसा नहीं। तो वो गलत बात है। जो फ्री इन्होंने बाकी सब कुछ दिया, एक फ्री, मुझे लगता है सबको याद है दिल्ली में कि 1 बोतल दारू के साथ 1 बोतल फ्री इन्होंने दिया, 2 बोतल फ्री दिया इन्होंने, वो भी फ्री दिया, उसका भी श्रेय इनको दीजिए। और उसका घोटाला, उनके घोटालेबाज मंत्री अभी जेल में है, और इधर की बातें सुनते हैं। इसका जवाब मैं कांग्रेस से चाहूंगी कि दोनों पार्टी के जो मुफ्तखोरी की बात हो रही हो, और दूसरा वही सवाल आपके लिए भी है कि आप बेरोजगारी और महंगाई को कंट्रोल करने में कितने सफल रहे। सबसे पहले मुफ्तखोरी वाले मुद्दे पे आप अपने विचार बताइए। आम आदमी पार्टी और बीजेपी मतलब एक सिक्के के 2 पहलू जैसे हैं, मतलब कोई खास अंतर है नहीं। अब जैसे एक मिनट में पहले उनकी बातें सुन लीजिए, उसके बाद आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। आम आदमी पार्टी का जो वादा था शुरू में, जब ये कुछ आंदोलन कर रहे थे, कुछ बातों को उठाए थे, मैं ख्याल से शायद भूल गया हूँ वो सारी बातें, तो उसमें इनके जो नेता थे अरविंद केजरीवाल बोले थे कि ना मैं कोई गाड़ी लूंगा, ना कोई VIP सिक्योरिटी होगी, ना कोई बड़ा बड़ा घर होगा। मतलब गजब का ऐसा कुछ पेपर हाथ में लेकर के लाजू रहते थे। अब लोगों को पूरा विश्वास दिलाया,
अन्ना हजारे के कंधे में रख करके बंदूक चलाई गई और जो उस समय एक अच्छा सरकार काम कर रही थी उसका विश्वास तोड़ने में जो जितना क्राइम उनका है उसका उससे ज्यादा किसी का नहीं है। अब जब दिल्ली की बात मैं करूं तो दिल्ली में जो इन्होंने किया सभी देख रहे हैं। देखिए अगर मुफ्त में दे रहे हैं तो इनकी सरकार उसका काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। छत्तीसगढ़ में भी हम दे रहे हैं, मुफ्त गोली को हमारा ऐसा कोई स्टैंड नहीं है। बात है अभी जो ये पंजाब में जिस तरीके से इनका गुंडागर्दी देखने को मिला है, हमारे जो सिद्धू मूसेवाला जो एक कांग्रेस नेता थे, इन्होंने इनकी सरकार आने के बाद एक लिस्ट जारी की। अपना तो बहुत गजब का सिक्योरिटी, अभी जो चड्डा भाई चड्डा कोई सांसद है, इनके उनकी शादी हुई है, इतना सिक्योरिटी लगा के रखे हैं कि नहीं पता प्रधानमंत्री आने वाले हैं। पूरा पंजाब की सिक्योरिटी लगा के रखे हुए हैं और जो एक कांग्रेस के नेता थे उनके यहाँ से सारे लोगों के यहाँ से एक करके सिक्योरिटी हटा दिए और गोली से मार दिए। यहाँ मेरे ख्याल से सभी लोग जानते हैं। तो ये जो सिर्फ झूठ बोलने की पार्टी है इनकी, जितने गलत काम हो सकते हैं सारे करते हैं। और रही बात गैस सिलेंडर की, बहुत अच्छी बात की। मैं तब से चाहता था कि कुछ तो बात हो महंगाई के ऊपर, जो लोगों की बात है, जो जनता के मन की बात है, जो मोदी जी रोज मन की बात अपनी सुनाते रहते हैं, थोड़ा जनता की भी मन की बात सुननी चाहिए। अभी गैस का क्या दाम है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या है गैस का दाम? जी गैस का दाम वही मिनिमम 1500 से नीचे है, 1200 900 रुपए 900 रुपए कांग्रेस को सरकार हुआ है तब कितनी थी? रक्षाबंधन में 200 कम किया मोदी जी ने, कांग्रेस की सरकार ने कितनी दी? 400 रेट जब पहुंचा 300 से 400 का, तब तो इनकी जो नेता थी वो चूड़ी भेजना चालू कर दी, सिलेंडर उठा करके रोड में प्रदर्शन कर रही थी स्मृति ईरानी जी। अब कहाँ है जो 1200 रुपए ऊपर गया? 200 रुपए कम करके लोगों को क्या बेवकूफ समझते हैं? जी इस पे जवाब देना चाहेंगे हम, दोनों पार्टियों से जवाब देंगे। सबसे पहले हम संतोष जी आपसे एक और पॉइंट मैं चाहता हूँ कि अभी जब कोरोना काल चल रहा था तो पूरे देश में, पूरे विश्व में जो क्रूड ऑयल है उसकी दामें कम हुई थी। प्रति बैरल का जो पहले रेट था $100 प्रति बैरल का रेट था, वो घट करके सीधा $30 प्रति बैरल का रेट आ गया। तो जो ये जितना पैसा कम हुआ तो हमको तो कम रेट में मिलना चाहिए। जब आपको रॉ मटेरियल सस्ता है तो फिनिश प्रोड्यूस आपको कम रेट में मिलना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, जो रेट कम हुए उसको सीधा अदानी और अंबानी के खाते में भेज दिया और लोगों का जो गैस और पेट्रोल डीजल के पैसे थे उसको और हाई कर दिया। 100 रुपए बढ़ाया, 1 रुपए बढ़ाने का काम नहीं किया। लोगों को एक कहीं से भी सहूलियत मिल जाए, एक काम ऐसा नहीं किया और सीधा अदानी अंबानी को पैसा दिया गया। आज पूरे हिंदुस्तान में आप हर 4 कदम के बाद जाइएगा तो कहीं ना कहीं आपको रिलायंस दिख जाएगा, कहीं ना कहीं आपको अदानी दिख जाएगा। अब सेब भी बेच रहा है अदानी, अब चावल भी बेच रहा है अदानी। ये एक नारा था जब देश बनाने की बात की गई थी, जय जवान जय किसान। इसका जवाब पुनः जवान सुरक्षा जवाब दे, ना किसान सुरक्षित है। 3 काले कानून किसने लाए? जवाब तो किसानों के साथ जितना गलत होता है लोगों का जितना जवाब इनका है। जवाब भी सुन लीजिए। जब मोदी जी ने पेट्रोल और डीजल में 5 रुपए केंद्र से घटाए ना, तो इन्होंने प्रदेश सरकार ने कितना घटाया पता है? 15 पैसे 15 पैसे घटाए भूपेश सरकार ने। और उसके अलावा बाकी सरकारों ने जो काउंटर पर देखिए गुमराह गलत बात होगा तो सही बात है। आप सही बात कर रहे हैं। बुनियादी सवाल ये बताइए कि कच्चे तेल पे आप सुनना भी चाहिए ना, है ना? यहाँ पे बात सुनने के बाद पे आपका कैसे आपने आप हेरोइन है गूगल में सही जवाब क्यों नहीं दिया? गूगल में सर्च कर लीजिए। जितनी पढ़ाई हमने की है मैं उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। बीजेपी का मीडिया प्रधान देखता हूँ, आंकड़े निकालना और बताना। तो मैं मेरे अगर कहीं से भी गलत नहीं है, अगर गलत प्रूफ हुआ तो मैं डिबेट से चला जाऊंगा। क्या करेंगे? मैं भी आपको बताना चाहूंगा। दूसरी बात सुन नहीं पाएंगे हम एक दूसरे की, तो मैं सवाल पूछूंगी, तीनों पार्टी को समय दूंगी। दूसरी बात, सुन पाएंगे। अभी मोदी जी ने रक्षाबंधन में 200 रुपए, रक्षाबंधन में सभी बहनों को, पूरे देश की बहनों को 200 रुपए घटाए उन्होंने गैस के दाम। इसके अलावा कई स्टेट में सवाल है, जवाब सुनिए तो
इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। पहले गठबंधन से ही जुड़ा हुआ सवाल है संतोष जी। अरे सुन तो लीजिए मेरी बात, पहले जवाब तो क्या इन 5 सालों में एक ही बार रक्षाबंधन आया? मेरी जवाब पूरा 4 साल बहनों का याद नहीं आया मोदी जी को। आप जवाब नहीं सुनेंगे तो कैसे चलेगा? ये रक्षाबंधन में आपकी सरकार ने क्या किया वो बता रहा हूं मैं, सुनिए। आपकी सरकार ने 15 पैसे घटाए, ठीक है, जबकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उसी सरकार ने वहां भी 5 रुपए घटाया और सीधे सीधे पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम 10 रुपए कम हुए। आप आज भी चले जाइए उत्तर प्रदेश, यहाँ से कम पैसे में आपको डीजल और पेट्रोल मिलेगा। आप परवाह के देखिए। आप यूपी चले जाइए, दूसरी बात, किसानों को सुनिए 140 पे धान खरीदा जा रहा है और वहां पे चले जाइए 1100-1200 रुपए में। मेरी बात सुन तो लीजिए, कंपेयर करेंगे ना, मैं बात यहाँ पे मेरी बात सुन तो लीजिए। मध्य प्रदेश की सरकार ने गैस में अपनी सब्सिडी दी है, उसके अतिरिक्त आपकी राजस्थान की सरकार है करके ना, आज तक पूरे इतिहास में जो राजस्थान की आपकी कांग्रेस की सरकार है उसने भी सब्सिडी दी है गैस पर। भूपेश सरकार ने क्यों नहीं दिया सब्सिडी? ये सवाल यहाँ पर है। भूपेश सरकार ने तो उस बात का जवाब कांग्रेस की सरकार आने दीजिए, हम आपको भूपेश सरकार ने गैस पर कितना सब्सिडी दिया आप जरा बता दीजिए। यहाँ पर रुकेंगे दोनों पार्टियों से। और एक सवाल यहाँ पर एक मेरे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों से है, महत्वपूर्ण सवाल है। केंद्र में तो आप लोग इंडिया और घमंडिया सरकार गठबंधन बना के बैठे हैं, तो क्या छत्तीसगढ़ में आपका गठबंधन नहीं है क्या? जो आप एक दूसरे के खिलाफ में भयंकर बोल रहे हैं, तो क्या है? अगर हमारे गठबंधन का नाम भारत रहता तो आप लोग भारत का भी नाम बदलने के लिए तैयार हो जाते। आप लोग का ये मन है, इंडिया से भारत से इतना नफरत भारत ही है, भारत ही इंडिया है। नहीं, अगर हमारे गठबंधन का नाम भारत हो जाता है तो हम लोग भारत का भी भारतवर्ष पहले है। संतोष जी, हम यहाँ बैठे, हमारे कुछ सवाल है, उस पर भी आपको जवाब देना है। कांग्रेस से भी हम कुछ सवाल करेंगे, आपसे भी करेंगे और आम आदमी से भी करेंगे। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के पास जाता हूँ। देखिए, यहाँ जनता बैठी है, जनता जानना चाहती है, जनता सुनना चाहती है, जनता भी कुछ सवालों को हम हमारे थ्रू जनता भी जानना चाहती है। क्या कांग्रेस की सरकार क्या कर रही है, भाजपा की सरकार ने क्या क्या, आम आदमी पार्टी की सरकार। सबसे पहले कुछ सवाल अभी हम नेगेटिव करेंगे, आपको बताना होगा, उसका जवाब देना होगा, जनता जानना चाहती है। सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी की सरकार से, आम आदमी पार्टी के जो कार्यक्रम नेता हैं उनसे बात करूंगा। जो आम आदमी केजरीवाल लगातार कहते हैं कि हमने बिजली मुफ्त दी, शिक्षा का स्तर बढ़ाया, महंगाई कम की, लेकिन अभी एक जूस बेचने वाला ही करोड़ों की शादी करता है। इसके पीछे क्या राज है? क्या बोले? जूस बेचने वाला, एक जूस बेचने वाला करोड़ों की शादी करता है, इसके पीछे क्या राज है? इसकी राज कब खोलेंगे? हम आपके पास जाएंगे। नहीं, ये आप राघव जी की बात कर रहे हैं? मैं चड्डा जी की बात कर रहा हूँ। राघव चड्डा जी, वो क्या है? जूस बेचने वाले। पहले वो जूस ही बेचते थे, तो इसके बाद क्या करता है? एक जूस यहाँ छत्तीसगढ़ में भी आदमी बेचा। छत्तीसगढ़ की बात करूंगा मैं, अभी उनकी नहीं करूंगा, मैं चड्डा जी की बात करता हूँ। चड्डा जी, जब मैं आपको बड़ी बात बता, पहले मेरी बात सुन लीजिए। 1998 में उनके द्वारा एक दुकान लगाया जाता है, ज्यादा था, जो ठेला का दुकान लगाया जाता है। ये बात आपको भी याद होगी। उसके बाद जो वो अभी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता बनते हैं, उनके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया कि इतने बड़ी शादी करते हैं? अभी जो बॉलीवुड के सुपरस्टार है परिणीति चोपड़ा के साथ, इस पर क्या जवाब है? मैं भाजपा से भी इनकी सवाल करूंगा, कांग्रेस से भी इनकी करूंगा। देखिए, यदि आप किसी के निजी जीवन के बारे में भी सवाल पूछ रहे हैं तो उनका शादी किससे हुआ है? मेरे ख्याल से वो कुछ नहीं बेचती थी, उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। पहला बात। अच्छा, पहला बात। दूसरा बात कि जहाँ तक हमारे एक भाई ने बताया कि पंजाब में उनको बहुत सिक्योरिटी दिया गया, वो आम आदमी पार्टी के नेता के साथ साथ राज्यसभा के सांसद थे और पंजाब के भी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद थे। तो यदि एक सांसद को यदि पंजाब सरकार यदि सिक्योरिटी दे रहा है
तो इसमें हमारे भाई को क्या कष्ट है? छत्तीसगढ़ में भी किसी को सिक्योरिटी मिलती है तो उसमें तो क्वेश्चन नहीं होता है किसी को। यहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है कि जनता के जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उससे भटक कर हम लोग ना अन्य मुद्दों पर ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अभी नवंबर में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें राघव चड्ढा की शादी, चाहे नरेंद्र मोदी का जो G20 सम्मेलन हुआ, उस पर छोड़ के यहाँ पर जो लोकल मुद्दे हैं ना उस पर ज्यादा वोट पड़ेंगे। आपने ये जो सवाल था कि पंजाब में सिक्योरिटी हटाई क्यों गई, लगाई गई पे सवाल नहीं है, आप 100 लगाना 50 लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हटाने के बाद न्यूज़पेपर में उसको दे देना मेरे ख्याल से ये बहुत मूर्खता भरा काम था, जिसकी वजह से किसी की जान चली गई और वो देश के सम्मान थी। उन्होंने ऐसे ऐसे अच्छे गाने गाए जो तमाम पूरा यूथ सुनता था, आज वो नहीं है। किसकी वजह से नहीं है? सिर्फ आपके एक ऐसे सनक की वजह से कि किसी का सिक्योरिटी हटा देना। और सिक्योरिटी क्यों होती है? क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है, कई लोग अच्छा सोच सकते हैं, कुछ बुरा सोच सकते हैं, आप उनका पहले सिक्योरिटी हटाते हो, न्यूज़पेपर में देते हो, इसलिए क्योंकि हम आम आदमी हैं, हम VIP नहीं रखते। वो कुछ जो 2-3 दिन का कुछ आप लोग का नौटंकी होता है, उसके बाद सबसे महंगे घर आपके, सबसे महंगी गाड़ी आपकी, सबसे महंगी शादी आपकी, जितने रॉयल्टी वाले काम हैं सारे आपके। तो आम जैसा कुछ है नहीं। सर, तो मैं यहाँ पे आप लोगों से सुनिए, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि क्या आप अपने विधायकों के कार्यकाल से, कार्य से संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है 200% संतुष्ट है? 200% वो आपकी अपेक्षाओं में खरे उतरे? 200% जी। और बीजेपी से जानना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के विधायक अपेक्षाओं में खरे उतरे? देखिए, एक रिपोर्ट आई अभी और एक मीडिया चैनल ने बखूबी उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया है। कांग्रेस के अंदर रिपोर्ट थी, इन्होंने सर्वे कराया था और मैं आपको बताऊं 37 विधायक इनके 37 विधायक हैं जिनकी टिकट कटने वाली है और जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अरे अपना तो बताइए, जिसको दिए हैं उसका विरोध हो रहा है, जिसको दे दिए हैं टिकट अब वो कहीं वापस मत कर दें आपको। कांग्रेस का ही जवाब दे रहा हूं मैं, इन्होंने कांग्रेस पर सवाल पूछा था इसलिए मैं जवाब कांग्रेस का ही दे रहा हूँ। तो ये मीडिया रिपोर्ट है और इनकी अंदरूनी रिपोर्ट है। अभी तक बीजेपी ने 21 टिकट फाइनल कर दिए हैं, घोषित कर दिया और लोग चुनाव प्रचार में लग गए। अभी तक इनकी एक लिस्ट नहीं आई है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जरा जवाब दीजिए जी। और आप पार्टी को क्या लगता है, आप कितने संतुष्ट हैं इनके विधायकों के कार्यकाल से और काम से? इनके विधायकों के काम से इनके जो मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री, वही संतुष्ट नहीं है। वो सार्वजनिक मंच से ये बात बोलते हैं, भले वो रामानुजगंज के विधायक हों चाहे शामली के विधायक हों, कि यदि उनको भविष्य में टिकट देता है तो मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। तो जब वही संतुष्ट नहीं है तो हम और पब्लिक क्या बोले उसमें? जी, मैं कांग्रेस से ये पूछना चाहूंगी कि आपकी पार्टी से किसे मिल रहे हैं टिकट और क्यों? आपको लगता है कि किसे टिकट देना कितना उचित रहेगा? देखिए मैडम, ये पार्टी के जो नेता हैं, हमारे जिले के, प्रदेश के और राष्ट्रीय जो नेता हैं, उसकी कमेटी बनी हुई है, उन लोग इसके लिए जवाबदार है, वो तय करेंगे। और रोज आप देखती होंगी पेपरों में कि मीटिंग चल रहा है और जल्दी ही आपको लिस्ट मिल जाएगा। मैं भाजपा के साथियों से पूछना चाह रहा हूँ, जिनको जिनको ये टिकट दिए हैं उनका टिकट कहीं वापस तो नहीं ले लेंगे? अब ये स्थिति है, चाहे वो लुंड्रा हो कि प्रतापपुर हो कि भड़गांव हो, अभी तो इनको टिकट बताना पड़ेगा। और एक मिनट थोड़ा मेरा बात पूरा हो जाने सर, समय कम है, सभी को मौका दें। बस लास्ट में बोल रहा हूँ। और जहां तक है छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस सरकार की बात, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार भारी मतों से फिर से दोबारा रिपीट कर रही है। उसके लिए मैं कारण बता रहा हूँ। 80% लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश में है जो खेती किसानी से अपनी जीविका चलाते हैं। उन किसानों के लिए भूपेश बघेल ने काम किया, हमारे विधायकों ने काम किया, हमारे मंत्रियों ने काम किया है। 3 घंटा नहीं हुआ था मैडम, एक मुख्यमंत्री और 2 मंत्रियों ने शपथ लिया था। 3 घंटे के अंदर 10,000 करोड़ का कर्जा माफ किया। और इनने किसका कर्जा माफ किया? अदानी का। हमारा प्रायोरिटी, हमारी प्राथमिकता छत्तीसगढ़ के किसान हैं, इनकी प्राथमिकता अदानी और अंबानी। जी सर। हमारा प्राथमिकता सुन लीजिए, समय कम है सर। अरे एक लास्ट तो सुन लीजिए, इसका जवाब पूछ लीजिएगा। 15 साल इनका सरकार था यहाँ, एक ऐसा स्कूल
स्कूल बता दें जो स्वामी आत्मानंद स्कूल के टक्कर का हो, पूरे जिले में, पूरे संभाग में एक ऐसा स्कूल बता दें। देखिए जी सर, हम सीटों की बात कर रहे थे, आपकी पार्टी से किसे मिल रही है टिकट और आपके कई उपलब्धियां हैं। हाँ। आपके खुद अपने आत्मा में हाथ रख के बताइए कि आपके 36 वादे में क्या वादा पूरे किए हैं। और मैं ज्यादा इस पे बात नहीं कर रहा। पूरा 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 और समय लेके सर आपका समय समाप्त, आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी संस्कारवान पार्टी है और आपका आदत है कि आप लोग संस्कार विहीन पार्टी। मैं आपको गलती नहीं करता, आपका दोस्त नहीं भाई है। कहीं कोई बोलता है डिबेट तो उसको सुनिए थोड़ा सा, आप बाद में बोलिएगा उसको, तभी तो समझ पाएगा ना जनता को क्या बोल रहा है। पहली बात संसद में इनके एक सांसद जो है वो चिल्ला चिल्ला क्या बोलते हैं, ओए मुल्ले, ओए बटुए, ये किसके शब्द हैं? ये किसके के शब्द हैं, है ना? तो संसद जो होता है ये संविधान का मंदिर है, हम सबका मंदिर है, वहां पे इनके नेता, और इनको सस्पेंड करना चाहिए। इनको एक जवाब ये कौन बोला था ये लड़की बंद करो, अपना बात बंद करो, कौन बोले थे? पहले से याद रखिए उसको, कौन बोला था? कौन बोला था पहले? अरे महिलाओं के समाज के विषय में तो बोलने ही मत दिया। मणिपुर में जो हो रहा है उस पर तो एक जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री साहब क्या बोल रहे हैं? मैं कुतर्क से नहीं ढूंढ सकता, आप लोग कुतर्क करना आदत है। अगर सही में डिबेट करेंगे तो पूरी जवाब मिलेगी। पहली बात आप अभी ये बोले कि 21 टिकट जो घोषणा किए हैं कोई कहीं कट तो न जाए, ऐसा आपने बोला। भारतीय जनता पार्टी संस्कारवान निष्ठावान पार्टी है, किसी को भी अगर एक बार निर्णय ले ली वो टिकट नहीं कटती है। इससे पहले भाजपा ने टिकट वापस नहीं लिया कर दिया बहुत लोगों को। अभी की बात कर रहे हैं, अभी कीजिए बात। समय परिस्थिति के अनुसार कभी भी राजनीति कर रहे हैं, कुछ परिस्थिति ऐसे होते हैं कि चेंज करना इनको टिकट नहीं मिल रहा है। अंबिकापुर में क्यों नहीं फाइनल कर दिए? सीतापुर में क्यों नहीं फाइनल कर दिए? दीपक जी कोई लड़ने वाला नहीं मिल रहा है आप लोगों को, काम करेंगे तब तो। ठीक है सर, अब हम आप पार्टी से पूछते हैं कि आपकी पार्टी से किसको मिल रही है टिकट और क्यों? हम लोग तो 21 प्रत्याशी घोषित भी कर दिए, आप लोग तो ये कभी नहीं कर पाए। आप लोगों को पूरे 90 विधानसभा में नहीं मिल रहे क्या प्रत्याशी? हम घोषित है, आप लोग को सब पता है, आप लोग अपना चिंता करिए। और अभी बस बांटेंगे कि चुनाव खत्म हो जाएगा उसके बाद भी बांटेंगे, ये बता दीजिए। जी आम आदमी पार्टी की यहाँ तक सीतापुर की बात है तो सीतापुर में तो हमारे पार्टी में जबरदस्त कंपटीशन है टिकट के लिए। संतोष जी, और अभी तो जीतने वाले कैंडिडेट जो है वो लाइन लगी हुई है। संतोष जी, आम आदमी को मौका दिया जाए। लाइन लगे हुए हैं। त्रिपाठी सर आप बोलिए ना। ये बताइएगा, आजादी के बाद से लाइन नहीं लगा है सीतापुर में। दीपक भाई थोड़ा सा सुन भी लीजिए। अब थोड़ा उनसे भी जानना जी, आपकी ओर से सूची कब जारी होगी? वो क्या लगता है कि इस बार जो सरगुजा का जो चुनाव है, जो छत्तीसगढ़ में अगर सरकार की बात की जाए तो सबसे ज्यादा अगर अहम भूमिका निभाता है तो सरगुजा का समीकरण है। सरगुजा छत्तीसगढ़ प्रदेश का मस्तक माना जाता है, तो क्या लगता है कि सरगुजा में किस प्रकार का समीकरण आप लोगों का चल रहा है? और टिकट का क्या चल रहा है? आप उसकी सूची कब जारी होगी, किस तरीके से देख रहे हैं? हमारी 90 विधानसभा में 10 विधानसभाओं की सूची जारी हो गई है, जिसमें सरगुजा संभाग से 3 उम्मीदवारों को टिकट मिल गया है। बाकी जो 11 उम्मीदवार है उनका भी उनके नामों में मंथन चालू है और जैसे ही हमारी स्क्रीनिंग कमेटी उसको फाइनल करेगा उसका लिस्ट बहुत जल्दी जारी कर दिया जाएगा। तो सर आपको लगता है कि इस बार आपकी सरकार बनेगी? हम पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे और जनता का आशीर्वाद मिला तो हम जरूर देंगे। जी सरगुजा समीकरणों को देखते हुए मतलब आप लोग होपफुल हैं? जी हम पूरे ताकत से लड़ाई लड़ रहे हैं और यदि जनता का आशीर्वाद मिला तो हम जरूर जीतेंगे। जी बीजेपी से यही सवाल करना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है किसकी बनेगी सरकार और क्यों लगता है? सरकार तो भाजपा की बनने वाली है। पूरी परिवर्तन यात्रा पूरे प्रदेश में चल रही है हमारी, जगह जगह से निकली हुई। अभी जशपुर से जो सरगुजा से होकर गुजरी है वो अभी बिलासपुर में माता रतनपुरी देवी के मंदिर में समाप्त होगी। और इस जो प्रतिसाद मिल रहा है इस पूरे छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा को भाजपा के, उसका असर ये है कि पूरे छत्तीसगढ़ का वातावरण बदल गया है और वो भाजपा के पक्ष में हो गया है और बहुत जल्दी आपको भाजपा की सरकार इस पूरे छत्तीसगढ़ में दिखने वाली है। जी यही सवाल कांग्रेस से भी करना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है किस सरकार बन रही है
आपको मैडम पहले ही बताया मैं 200% कांग्रेस की सरकार बन रही है। और ये जो परिवर्तन यात्रा बोल रहे हैं ना, तो डाइट मैदान में अभी इनके पूरे नेता लोग आए थे और पता कर लीजिएगा कि पूरी कुर्सी खाली थी। परिवर्तन का संकेत इनको वहीं से मिल गया है। तो क्या परिवर्तन करेंगे? 4 साल जनता के बीच में थे लोगों को। सुनिए, जब कोरोना का समय था ये सब घर में छुप गए थे। यहाँ सरकार के लोग, मंत्री, विधायक जितने थे सबको 2-2, 4-4 बार कोरोना हुआ। हम लोगों को खुद 2-2, 3-3 बार कोरोना हुआ। हम लोगों ने लोगों के बीच में जाकर राशन बांटने का काम किया, उनको खाद्य सामग्री ऑनलाइन हो गया था। ये घर में बैठ के थाली बजाते थे और ताली बजाते थे। ये काम ही कर रहे थे कोरोना के। जी अपना सवाल नहीं। इनको जनता पिछले बार 14-15 दे दी थी, इस बार वो भी गलती नहीं करेगी। ये दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। जी आप मानते हैं कि आपकी सरकार बन रही है, आपका यह मानना है, तो क्यों बनेगी आपकी सरकार? आखिर क्या 2 मिनट में सवाल को पहले पूरा सुन लें। क्यों बनेगी सरकार? क्या रणनीति चल रही है आपकी सरकार? हमारे काम के दम पे हम लोगों ने किसानों के लिए काम किया है, हम लोगों ने बेरोजगारों के लिए काम किया है। आज जितने भी यहाँ जनप्रतिनिधि बैठे होंगे, मैं भी नगर निगम में पार्षद हूँ। पहले हम लोगों का 7,500 रुपये तनख्वाह हुआ करता था, आज 15,000 रुपये। चाहे जिला पंचायत सदस्य हो या बीडीसी हो या सरपंच हो, सबका मानदेय बढ़ा है। चाहे वो मितानिन बहनें हो, चाहे आंगनबाड़ी की हो, सहायिका हो या जो स्कूल में खाना बनाती है हमारी बहनें, सबका भूपेश बघेल जी ने मान सम्मान रखा है। पिछले 15 साल में इनसे पूछे, भाजपा के यहाँ नेता लोग बैठे हुए हैं, कितने लोगों को इन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया और कितना राशि दिया? अभी हम लोगों को चालू किए हुए मुश्किल से 6 महीने भी नहीं हो रहा है। हम लोगों ने 110 करोड़ लोगों को 110 करोड़ रुपए राशि बेरोजगारी भत्ता के रूप में पूरे प्रदेश में देना चालू किया है। जी भाजपा की ओर से भी कुछ करना चाहता हूँ, उनका भी एक बात सुन लेते हैं। जी देखिए, अभी दीपक भाई ने बोला कि कोरोना काल में हम लोग राशन बांटे, तो मैं भाई साहब को बताना चाहूंगा, यहाँ पे एक टीआई हुआ करते थे दिलबाग से। मुझे लगता है मैंने सैकड़ों परिवारों को राशन बंटवाया, भारतीय जनता पार्टी, और वो सोशल मीडिया में वीडियो भी डाले थे, आपने देखा भी होगा। और किसानों की आपने बात करी, तो मैं आपको बता दूं दीपक भैया कि अभी महासमुंद जिले के अंतर्गत बागबाहरा एक विकास खंड है, जहां का एक किसान कर्जे के बोझ में आत्महत्या किया था। मैं उसके घर गया भी था। क्योंकि मैं प्रदेश किसान मोर्चा का पदाधिकारी हूँ, इस नाते प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा पवन साहू के साथ हमने उसके घर पे गया था। और जब उसके घर पे गए तो हमको पता चला कि किसान कर्जा के बोझ में उसने आत्महत्या कर ली। और आपने अभी कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, रसोईया, अभी आज ही मुझे ये जो 108 के एम्बुलेंस चालक है उनको आपने नौकरी से निकाल दिया। उनका फोन आया था कि हम लोग रायपुर में धरना दे रहे हैं, हमको कांग्रेस की सरकार द्वारा निकाल दिया कि हम कहाँ जाए। और तमाम ऐसे मुद्दे को लेकर आप देख रहे हैं कि यहाँ धरना स्थल पे हमेशा टेंट, परमानेंट टेंट गड़ा रहता था वहाँ पे, अपने मांगों को लेकर वो लोग। जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही। आम आदमी पार्टी से जाने जी, छत्तीसगढ़ में भी वर्तमान में कांग्रेस की भी सरकार है और इनका कहना है कि फिर से कांग्रेस की सरकार एक बार रिपीट कर रही है छत्तीसगढ़ में। तो क्या लगता है, क्या जो इनकी जो बातें सामने निकल के आ रही है, क्या सच्चाई है उसमें कि छत्तीसगढ़ में फिर से पुनः कांग्रेस की रिपीट होगी? ऐसा कौन सा पार्टी है जो ये बोलेगा कि हम चुनाव हारने वाले हैं चुनाव से पहले? वो तो हर पार्टी यही बोलेगी कि हम चुनाव जीतने वाले हैं। पंजाब में भी कांग्रेस पार्टी यही दावा कर रही थी कि हम चुनाव जीतने वाले हैं। देखिए, चुनाव का मालिक जनता जनार्दन है। हमारा काम है, हम अपनी बातों को लेकर, अपने वादों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। जनता जिसके ऊपर विश्वास करेगा, जिसके ऊपर भरोसा करेगा, वो जीत हासिल करेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो चुनावों में जनता का जो भी निर्णय होगा वो उचित होगा, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। तो जो भी निर्णय होगा जनता का, वो राज्य हित में होगा, राष्ट्र हित में होगा। और सभी पार्टियां जनता का भला ही चाहती हैं। ये जान के हमें बहुत प्रसन्नता हुई और आप सभी ने अपने मत रखे और अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को हमसे सम्मान आगामी चुनाव के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और मैं इस बात को ध्यान देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। भूपेश है तो भरोसा है, आप तो भी बोलिएगा। मोदी है तो मुमकिन है।
सरकार का एक ही काल केजरीवाल केजरीवाल। अरे आप तो मत बोलिए मौलाना साहब, आप भी बांट रहे थे, सोशल मीडिया में पूरा वायरल हुआ है जी। ये आप लोग का गठबंधन, इंडिया गठबंधन अभी बना हुआ है जी। तो इसलिए हो सकता है सीटों का बंटवारा मौलाना साहब भी बांट रहे थे साड़ी और मत भाई, आप लोग सीट का बंटवारा हो जाएगा अभी कुछ दिन बाद आप लोगों का, तो फिर आप लोग को देना पड़ेगा इनको। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी अपना बहुमूल्य समय जन दरबार न्यूज के परिवार को, जन दरबार न्यूज को दिया और जो आप लोगों ने आज जनता के सामने, लोगों के सामने अपनी बातें रखी, अपनी मत रखी, इसके लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। और हम आशा करते हैं और सभी से को शुभकामनाएं देते हैं कि आप सभी अपने अपने, और हम भी चाहते हैं कि जनता के लिए सभी कार्य करें, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। और अब मैं हमारे मंच पर मैं बुलाना चाहूंगा हमारे भी जो ससम्मान हमारे मेहमान, हमारे जो अतिथि आज के इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, उनके सम्मान के लिए मैं ससम्मान बुलाना चाहूंगा जन दरबार न्यूज के एडिटर इन चीफ रेहान जी को और साथ ही रूही जी को। तो आप दोनों से मेरा भव्य विनम्र अनुरोध है कि आप दोनों ससम्मान इस मंच पर आमंत्रित हैं। रूही जी, आप अपने स्थान ग्रहण करें। रेहान जी, आप भी। रेहान जी, आपने इतना अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया और हमारे बीच काफी अच्छे अच्छे मेहमान दिया है, कांग्रेस से है, भारतीय जनता पार्टी से पहुंचे हैं, आम आदमी पार्टी। मैं अब इस कार्यक्रम का जो आपने आगाज किया था, जन जन की आवाज क्या था और क्या है, थोड़ी सी इसके बारे में आप जानकारी हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी दे दें और साथ ही जहाँ जनता है, जनता भी जानना चाहती है इसके बारे में। आज की कार्यक्रम जन दरबार की जन जन की आवाज में उपस्थित जितने भी पार्टी के लोग, सभी का हृदय से सबसे पहले जन दरबार परिवार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। चाहे वो कांग्रेस के लीडर हो, चाहे वो भाजपा से हो, चाहे वो आम आदमी से हो, और सामने बैठी जो जनता जिन्होंने समय दिया, इन सभी का आभार व्यक्त करता है। जन दरबार सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे 3 साल से लगातार अपने क्षेत्रों में काम कर रही है और आप लोगों को प्यार और जो आशीर्वाद मिला उसके चलते हम लोगों ने 10 लाख व्यूअर्स पूरे कर चुके हैं हमारे वेबसाइट पे। एक बार जोरदार तालियां जन दरबार क्योंकि आप सभी का प्यार जन दरबार लोगों ने अपनी यूट्यूब में काम करने का एक नया प्लेटफॉर्म पे आगे काम करने का मौका मिला है। इस पे भी आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद सभी का बने रहे, जिससे आगे भी कुछ कर सके। और जिन लोगों ने भी यहाँ पे सहयोग और साथ दिया उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और साथ में स्मृति चिन्ह देते सबकी। और इसके साथ ही 2 मिनट और समय लूंगा, सरगुजा पुलिस का सम्मान का कार्यक्रम है, बस मंत्री सर आ रहे हैं तो उनका भी सम्मान करना सरगुजा पुलिस। रेहान जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे भी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी भी, आम आदमी पार्टी भी है। जिस प्रकार से जन दरबार न्यूज लगातार जन सरोकार की पत्रकारिता करते नजर आ रही है, मैं आप सभी से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि पत्रकारिता जो क्षेत्र है स्वयं से और निष्पक्ष और निडर होकर कार्य करने की एक जगह है। जिस प्रकार से रेहान भाई ने सरगुजा के स्तर में जिस प्रकार से कार्य किया है वो काफी सराहनीय है और लगातार ये यही करता है। बस आप लोगों से एक मेरा अनुरोध है कि जन दरबार न्यूज सरगुजा में एक नए प्लेटफॉर्म के साथ आना चाहिए जिसमें जनता का भी प्यार मिले और पार्टी के जितने कार्यकर्ता आप सभी का प्यार मिले, क्योंकि जन दरबार न्यूज एक नए प्लेटफॉर्म के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर आगे निकलने के लिए कार्य कर रही है। तो आप सभी का सहयोग चाहती है, आप सभी इसमें सहयोग करें और आप सभी का तहे दिल से आभार और तहे दिल से धन्यवाद जन दरबार न्यूज के परिवार की ओर से।
और हमारे बीच पहुंचे सभी मेहमान के सम्मान का भी हमने आयोजन किया है, क्योंकि जन दरबार न्यूज की ओर से आप सभी के लिए हमारे एडिटर रेहान नदिया की ओर से आप सभी को सम्मानित भी किया जाना है। मैं सबसे पहले रेहान भाई से बोलना चाहूंगा कि हमारे बीच उपस्थित कांग्रेस की ओर से आदित्य भगत जी का उनको मोमेंटो देकर सम्मान करें। देखिए तालियां बजाते रहिए, क्योंकि अब ये सम्मान का कार्यक्रम है। और कैमरा वाले भाई